हम आए हैं, हम कभी भी इस नीयत से नहीं आए कि हम प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर आए कि बाबा साहब की मूर्तियों पर जो माला चढ़ाते हैं यही लोग बाबा साहब के विचारधारा के हत्यारे हैं। अभी लड़ रहे हैं, 32 सीटों का हमने ऐलान किया है। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और हम लाइक माइंडेड पार्टियों से हमारी बात भी चल रही है और हम आगे अपनी लिस्ट जारी भी करेंगे। किसी के पेट में ऐंठन होना है तो ऐंठन हो, उसकी हम परवाह नहीं। हम तो आए ही हैं कि ऐसे लोग जो लोग इंसाफ नहीं कर सके उनके पेट में ऐंठन हो। आपने गठबंधन की बात की। बिहार में देखा जाए तो जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, पी यादव जी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो आपने कहा लाइक माइंडेड पार्टियाँ, किस तरह की पार्टियों से गठबंधन है? और सर नागमणि जी के बारे में खबर आ रही है कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहला सवाल ये है कि आपने पिछले हफ्ते जो है 32 सीटों का ऐलान किया था, क्या इसके बढ़ने का और इम्कान है? और ये अगर बढ़ता है, क्योंकि इस सीट के ऐलान के बाद कई लोगों के इल्ज़ामात हैं कि आपके जो 32 सीट है उसमें से 28 सीट जो है वहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए हैं, 4 पर NDA के उम्मीदवार हैं, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप मतलब कि महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए मैदान में हैं और BJP को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, जो इल्ज़ाम लगाने वालों को उनकी मर्जी है। ये तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा हमें BJP की B टीम भी कहते हैं और जब मामला आता है BJP से हाथ मिलाने का, चुपके चुपके उनसे हाथ भी मिलाते हैं, अपने मुफाद का शिकार भी कर लेते हैं। ये बहरहाल इनके ये क्या कहते हैं, इनसे हमें किसी सर्टिफिकेट के लेने की ज़रूरत नहीं है। MIM पूरी तवानाई के साथ पूरे मुल्क में अगर मजबूत आवाज़ है मजलूमों की, महरूमों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की और भारत के संविधान के अनुरूप अगर राजनीति कोई पार्टी करती है तो उसका नाम MIM है। और बिहार में जब से हमारी पार्टी आई है तो सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के पेटों में बड़ी ऐंठन होने लगी है। और आप अभी कह रहे हैं कि मैंने जिन 32 सीटों का ऐलान किया है उनमें से 28 वो हैं, 4 वो हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कहते हैं कि 15 साल बना 15 साल का हिसाब होगा आपकी बात में इलेक्शन में, लेकिन हम कहते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल का नहीं होगा, बल्कि 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल का हिसाब हम लेंगे। जहां नीतीश जी को अपने 15 साल का हिसाब देना है, वहीं राजद को भी अपने 15 साल का हिसाब देना है और 40 साल का हिसाब इस बूढ़ी कांग्रेस को भी देना है कि वो अपना बताए कि उसने क्या कुछ किया है। हम आए हैं, हम कभी भी इस नीयत से नहीं आए कि हम प्रधानमंत्री और हम यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर आए हैं। हम पूरे तौर पर जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस बाबा साहब ने अपने संविधान में शोषितों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के लिए उस वक्त रास्ता निकाला और आज कुछ बेईमान लोग हैं जो लोग बाबा साहब का नाम तो जरूर लेते हैं और ये वही लोग हैं जो लोग संविधान सभा में, कल बाबा जी का नाम आ रहा था तो कहते थे कि महार का क्या काम संविधान सभा में, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसने संविधान में जहाँ दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, अल्पसंख्यकों का ये खास स्थान दिया, तो आज वो बेईमान लोग भी जाकर कहीं न कहीं से बाबा साहब का नाम लेने पर मजबूर है। लेकिन कहीं से भी हम दलित समुदाय के लोगों को, बाबा जी के उनके कामकाज पर आस्था रखने वाले लोगों को हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कभी धोखा ये मत खाइएगा कि बाबा साहब की मूर्तियों पर जो माला चढ़ाते हैं यही लोग बाबा साहब के विचारधारा के हत्यारे हैं। इन लोगों ने शोषितों और वंचितों की हितों की सबसे ज्यादा अगर हत्या किसी ने की है तो यही लोग हैं। ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाले लोग हैं। हम उनसे लोगों को आगाह करके हम अभी लड़ रहे हैं, 32 सीटों का हमने ऐलान किया है। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और हम लाइक माइंडेड पार्टियों से हमारी बात भी चल रही है और हम आगे अपनी लिस्ट जारी भी करेंगे। किसी के पेट में ऐंठन होना है तो ऐंठन हो, उसकी हम परवाह नहीं। हम तो आए ही हैं कि ऐसे लोग जो लोग इंसाफ नहीं कर सके उनके पेट में ऐंठन हो, उनके पेट में दर्द हो। अगर ये हमारे लोगों का काम किए हुए रहते तो हमें आने की जरूरत नहीं है। हम बिहार के तमाम तर वंचित क्षेत्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सीमांचल में चूंकि पहले पार्टी आई है, सीमांचल की समस्याओं को पहले लेकर उठती है। क्या किया इन लोगों ने सीमांचल के लिए? पर कैपिटा आए सबसे कम इसी इलाके का, और अभी प्रवासी मजदूरों ने तो पोल खोल दिया कि नीतीश जी कह रहे थे कि हम बिहार में पलायन रोक लेंगे। पलायन रोक नहीं सके, बल्कि पलायन में बढ़ावा हुआ और उसी मजदूर की वजह से बिहार के, मेरा दावा है,
कि बिहार सरकार के रेवेन्यू में 1/3 जो हिस्सेदारी है वो प्रवासी मजदूरों की कमाई का है। 1/3 कंट्रीब्यूशन है इनका। और आज उन्हीं को कह रहे थे कि बिहार में घुसने नहीं देंगे। जब क्वारंटाइन सेंटर में आए तो उनसे महीन गप करने लगे, उनका दिलजुई करने लगे। ये दिलजुई नहीं है, इनके ठगने का काम है। 5300 रुपए का एस्टिमेट तैयार हुआ इनके नाम से, 140 रुपए प्रतिदिन खाना देने की बात हुई, लेकिन कहीं क्वारंटाइन सेंटर में इन्होंने मजदूरों का स्वागत नहीं किया, बल्कि कालकोठी के जेल की तरह इन लोगों को परेशान किया और इनके नाम के पैसे गबन किए इन लोगों ने। ये लोग, और आज उन्होंने कहा था कि 500 रुपए भाड़े के नाम पर, 500 रुपए उनके घर जाने के नाम पर 1000 रुपए देंगे क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को। क्या उनको एक पैसा भी मिल पाया? और आज अभी मामला चल ही रहा था आपका, कोरोना का भी चल ही रहा है, और नतीजा ये हुआ है कि बसों से भर करके मजदूरों की जमात आज पंजाब जा रही है। 50 बस में, मैं कल गया था पूर्णिया की तरफ, 5-7 बस तो हम देख करके वहां पर से आए। तो ये कहां से मजदूरों को रोक पाए? ये मजदूरों के, किसानों के हत्यारी सरकार है। इन तमाम तर लोगों के पेट में ऐंठन होना। सूरज निकले और चमगादड़ अंधा नहीं हो यार, तो फिर सूरज कैसा है? हम आए और इनको परेशानी नहीं होता, हमारी पार्टी कैसी है? सर, आपने गठबंधन की बात की। बिहार में देखा जाए तो जीतन मांझी की हम पार्टी है, जिनके साथ आपका कुछ दिन पहले एक सभा भी होने वाला था, इन वक्त पर वो इनकार कर गए। पप्पू यादव जी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो आपने कहा लाइक माइंडेड पार्टियां, किस तरह की पार्टियों से गठबंधन है? और सर, नागमणि जी के बारे में खबर आ रही है कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, नागमणि जी ने खुले मंच से कई जगहों पर हमारे नेता की प्रशंसा करी है। MIM के काम को उसने सराहने का काम किया है। मांझी जी ने भी खुद अपने कई भाषणों में हमारे काम को सराहा है। ये बड़े नेता लोग हैं और है संपर्क में हमारे साथ हैं लोग। और भी कुछ पार्टियां हैं। देखिए, यूँ तो देश में सारी पार्टियां बन रही हैं, तो संविधान को सामने में रख करके ही इलेक्शन कमीशन के यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन कार्यकलाप लोगों का अलग अलग होता है। मामला है, लिखित में तो सभी एक है, लेकिन उनका चरित्र उनके काम को और उनके मैनिफेस्टो में काफ़ी तफरीक पैदा कर देता है। कुछ लोग हैं जो लोग इस सेकुलर इंडिया में अपनी पार्टी का सेकुलरिज्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और पूरे तौर पर फासिस्ट और फिरका परस्ती को बढ़ावा देते हैं। उनका चाल, चरित्र और चेहरा का हम वो कर रहे हैं। है कुछ छोटी छोटी पार्टियां जिनको हम लोग ये कर रहे हैं। यकीनन मैंने पिछले दिनों में भी बिहार में 2019 में ही हमने जाकर पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार की इस निकम्मी सरकार, शोषितों और पीड़ितों की विरोधी सरकार, दलितों, कमजोरों की विरोधी सरकार, मजदूरों और किसानों की दुश्मन सरकार, फिरका परस्तों को ताकत पहुंचाने वाली सरकार, मोदी के नजरियात पर और RSS का झंडा लेकर उठने वाली सरकार को हटाना सबके लिए जरूरी है। और इस वक्त बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने दमखम पर इसको हरा सके। इसलिए एक गठबंधन की जरूरत है। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए ताकि इसको हटाया जा सके। लेकिन मामला ये है कि बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जनहित की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मामला वो सत्ता को सामने में रखकर राजनीति कर रहे हैं। और MIM सत्ता को रखकर राजनीति नहीं करती, बल्कि MIM जनहित में संविधान के अनुरूप शासन स्थापित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे इन उसूलों की बुनियाद पर कुछ पार्टियां अगर तैयार होंगी तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। और हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं पूरे बिहार कि साहब, हमारी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। और हम उन दानिशोरों को, बुद्धिजीवियों को, जो इलेक्शन के जमाने में हमें कहते हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं कर लिया गठबंधन, तो उन बुद्धिजीवियों से भी कहते हैं कि हम तो दामन फैला रहे हैं अपना, कि चलो मिलकर इन तमाम तर जनहित की हत्यारी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो अगर आप लड़ने में मुखलिस हैं तो सबको लेकर लड़ेंगे। और मेरे नेता से ज्यादा पूरे देश में सरकार के जन विरोधी कानून, जन विरोधी आचरण के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है सर। और ये काम हम बिहार में भी कर रहे हैं। समय जो हालात हैं सर जी, आपकी बात जो है, अगर मैं आपके नजरिए से कहूँ कि ठीक है, इस शोषित सरकार को हटाना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन, नोटबंदी, GST, बिहार में बाढ़, सुधार, इन सारी समस्याओं को लेकर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, तो न सिर्फ ऐसी सरकार से बचना है, बल्कि तरक्की का एक रास्ता भी खोजना है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। इसके लिए क्या प्लान है MIM के पास? नहीं, तो यकीन है कि वो बात हमें पूछनी चाहिए कि आपका प्लान क्या है। हमारा प्लान तो सबसे पहला ये है कि जनता की चुनी हुई सरकार को सबसे पहले आकलन ये करना चाहिए कि जनता की बुनियादी जरूरत क्या है।
ये आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार केंद्र में बनी तो सबसे पहला जो बिल पेश किया, तलाक बिल पेश किया। क्या तलाक सबसे बड़ी समस्या है? क्या इनका जो भी मामला हुआ, मॉब लिंचिंग्स हुए, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए रही? नोटबंदी इनके पास सामने में समस्या आएगी, एनसीआर एनपीआर इनके सामने में समस्या है। क्या बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सेहत, युवाओं का रोजगार, किसानों की सहायता, इनका कोई मुद्दा नहीं है? और हम ये जानते हैं कि देश की आत्मा बस्ती में, गाँव में बसती है और गाँव आबाद है किसानों से। किसानों की समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। और जब तक आम जनों के बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। युवाओं को जब तक उचित रोजगार नहीं दिया जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये सामंतों की सरकार, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को ऐसा कर दिया कि प्राइवेट स्कूल में बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाएंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, निरक्षर रहेंगे, ताकि राजनीतिक तौर पर वो जागरूक भी नहीं बन सके और सरकारी नौकरी में जाकर कोई मुकाम भी नहीं ले पाए और वो गरीबी को ही ढोते हुए मर जाए। यही कर रहे हैं ये। आज क्या हो रहा है, इन बेईमानों ने शहरों में कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोला है, लेकिन हमारी सीमांचल में माएं तड़प कर मर रही हैं और हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। और हम ये कर रहे हैं कि सिस्टम में सारी चीजें हैं, बनी हुई हैं, लेकिन ईमानदारी से सिस्टम को लागू करने वाले लोग नहीं हैं। और हम कोई नई पॉलिसी नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बना दिया है, जो सिस्टम उन्होंने स्थापित कर दिया, अगर ईमानदारी से उसी को लागू कर दिया जाए तो हमको नया प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम ईमानदारी से उन्हीं चीजों को स्थापित करने की प्रयास करेंगे। और हमारी पार्टी जहां पर काम कर रही है, इन्हीं चीजों को उन्होंने स्थापित किया है। आप जाकर देख लीजिए तेलंगाना में, वहां का स्कूल देख लीजिए। कोरोना के मामले में आया तो जितना रिलीफ का काम किया हमारी पार्टी ने, सहयोग का काम किया, मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया। देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों को तहरीक मिली एमआईएम के काम से। और बिहार के मुख्यमंत्री जो ऋणी है बिहार प्रवासी मजदूरों का, और मजदूरों के साथ क्या दुर्गत इसने किया। बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। और बिहार का मुख्यमंत्री बोलता है कि बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे, उनकी पैतृक संपत्ति है बिहार। मजदूर आए और कोरोना सेंटर में उनका क्या हाल हुआ, जेल के कैदियों के चोरी डकैती करके वो आए थे कि चोर डकैत, बल्कि वो तो घर पहुंच कर भी अपने बीवी बच्चों से सिर्फ इसलिए नहीं मिलने गए कि अगर कहीं संक्रमण हमको हुआ है तो मेरे समाज को नहीं पहुंचे। वो तो समाज के हितैषी थे, उनको तो मेहमान खाना में रखना चाहिए था, लेकिन मेहमान खाना नहीं, जेल खाना था। इसलिए ये दुश्मन है मजदूरों की ये सरकार। हमारे बच्चों की पढ़ाई को इसने चौपट करके रख दिया है। सरकारी हॉस्पिटलों में कुत्ता बैठा हुआ रहता है, एक डॉक्टर आपको नहीं मिल पाएगा। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नदियों पर पुल नहीं बन पाए हैं।